नमस्कार, मैं विकास कुमार यूट्यूब चैनल बीके द स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक बार फिर से हम लोग डिस्कशन के लिए आ चुके हैं और ये आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो दूसरा ही टॉपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्म जीव, और उसका ये चौथा वीडियो है। इसमें आज हम लोग इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। और जो इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो दो टाइप्स के है। एक तो बेनिफिट होता है यानी कि बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और दूसरा होता है जो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग तो दोनों तो नहीं पढ़ पाएंगे, हार्मफुल और बेनिफिशियल। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो केवल जो है जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम इनसे क्वेश्चन पूछेंगे वजदा जी से हमेशा की तरह, और ये हमको जवाब देंगी, या हो सकता है ये भी हमसे क्वेश्चन पूछ लें, हमको जवाब देना पड़े। तो हम लोग डिस्कशन के माध्यम से जो बातें क्लियर नहीं हो रही है वो बातें हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए क्लास 8 का है और उसके लेवल से थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, या हो सकता है कि थोड़ा नीचे ही रहें, लेकिन उसी के आसपास हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वसुधा जी, जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसमें मुख्य जो टॉपिक है उसको बता दीजिए, क्या क्या हमको डिस्कस हम आपसे किन किन मुद्दों पर आपसे बात कर सके। देखिए, जो सबसे पहले बात कर सके, क्या आपसे बात करें। हाँ, तो सबसे पहले जो हमारे क्या कहते हैं इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जैसा कि आपने हमको बता दिया है। उसके बाद जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट तो पूरा पढ़ नहीं सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बेनिफिट्स हैं कितनी ज्यादा है, कंफ्यूजन भी हो सकती है। सो कंफ्यूजन फ्री होने के लिए यानी कंफ्यूजन ना होने के लिए इसको काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो कि सबसे पहला है कि उसमें क्या इन फूड इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में फिर मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मतलब मेडिसिन के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है वो। उसके अलावा आता है इंडस्ट्री माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इंडस्ट्री। उसके अलावा है सीवेज डिस्पोजल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनवायरमेंटल क्लीनिंग बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन रिसाइकलिंग ऑफ मैटर्स, और उसके अलावा हो जाएगा क्या कहते हैं इम्प्रूविंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सॉइल फर्टिलिटी है उसमें क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट लाना। तो इन सारी चीजों पर हमको आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इन फूड इंडस्ट्री माने कि फूड इंडस्ट्री में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका जो है जो इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आप बताएंगे। तो फूड इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? फूड इंडस्ट्री में जैसा हो गया मेकिंग कर्ड, मेकिंग चीज, उसके अलावा मेकिंग वाइन, बियर और विनेगर्स हो गया। उसके अलावा मेकिंग पिकल्स, इम्प्रूविंग ऑफ फ्लेवर ऑफ बटर, टेंडराइजेशन ऑफ मीट, उसके मेकिंग बेवरेजेस, मेकिंग डो ऑफ इडली, डोसा, भटूरा, ब्रेड, और एल्गी एज सोर्स ऑफ फूड यानी एल्गी एक फूड का सोर्स है वो। उसके अलावा आता है मशरूम एज सोर्स ऑफ फूड। तो ठीक है, ये हमारा जो जैसे आप बता रही हैं सबसे पहले जो इन फूड इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर आपके बुक में जो दिख रहा है वो मेकिंग कर्ड है। तो जो कर्ड मतलब बनाने में इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, आप कहने का मतलब है जो सूक्ष्म जीव है इसका इस्तेमाल दही बनाने में किया जाता है। तो आप बताइए कैसे सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल हम लोग दही बनाने में करते हैं? जो हमारा कर्ड मेकिंग होता है उसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया का यूज होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जिसका इस्तेमाल हम दूध से दही बनाने में यूज करते हैं। जो लैक्टोबैसिलस होता है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है, लेकिन माइक्रो है। उसके बाद फिर उसको भी भूख लगती है, उसको फूड की जरूरत है, जो कि वो क्या खाता है, स्वीट लेता है। वो स्वीट मिल्क में जो स्वीट प्रेजेंट होता है वो लेता है, और जो मिल्क में स्वीट होता है उसको कहा जाता है लैक्टोज। अच्छा, उसका जो फूड होता है वो लैक्टोज होता है। जब वो मिल्क में जाता है लैक्टोज को लेता है, उसके बाद फिर उसमें क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड उसमें रिप्रोड्यूस करता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करके लैक्टिक एसिड बना देता है। उसके बाद से जब उसको फूड मिलता है तो फिर धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होने लगता है, उसी से फिर धीरे धीरे कर्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, दही बन जाता है। तो अच्छा, हम लोग कैसे दही घर पे बनाते हैं? दही तो बनाने का जो तरीका है कुछ लोग बताते हैं, दही को क्या करना, दूध को पहले गर्म किया जाता है,
गर्म करके उसका जो टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर के आसपास, लगभग 37 रूम टेम्परेचर ना कहें हम, ये कहें कि 37 जो है डिग्री सेल्सियस के आसपास छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है वो दही बन जाता है। तो दही जो बनाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं दही में जामन डाल देते हैं, जामन गांव की भाषा में कहते हैं ना, हाँ, या दही का कुछ 1-2 चम्मच दही दूध में डाल देते हैं, तो दूध क्या करता है वो धीरे धीरे दही बन जाता है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? ऐसा इसमें क्या होता है कि जब हम लोग दूध को गर्म करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद सही मतलब गर्म होने पर 37 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको रखा जाता है, उसके बाद जब हम लोग उसमें लगभग 37 के आसपास, ज्यादा भी होगा कम भी होगा, ऐसा नहीं है कि नाप करके परफेक्ट होता 37। है, उतना नहीं होता है। उसके अलावा जब हम लोग 1 चम्मच क्या कहते हैं अलग से जब दही डालते हैं, तो जब उस कर्ड होता है उसके अंदर ऑलरेडी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा, तो जब उसको डालते तो एक तरीके से स्टार्टिंग करते हैं, जब वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में जाएगा तब फिर उसको फूड मिलेगा, जब वो फूड पाएगा तो फिर धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगेगा, उसके बाद से फिर वो कर्ड पूरा मतलब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, तो इसी प्रकार दही बनाया जाता है। अगर आप लोग को दही बनाना हो, वो आपके घर में दूध है तो क्या करिएगा, दूध को उबाल लीजिएगा, उबाल कर उसको रख दीजिएगा, मार्केट से थोड़ा दही लाकर उसमें डाल दीजिए, जिसको कहते हैं जामन। तो थोड़ा सा दही डालेंगे तो उस दही में क्या होगा, दही का मतलब कर्ड है ना, तो उस कर्ड में क्या होगा, क्या रहेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होगा, जो कि जैसे ही दूध में जाएगा तो अपना काम करना शुरू कर देगा। कहने का मतलब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो लैक्टोज होता है, लैक्टोज एक प्रकार का शुगर होता है जो कि दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध मीठा होता है, तो उसको क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन कर देगा, मतलब उसको तोड़ देगा। तोड़ने के बाद वो जैसे तोड़ेगा वो बनेगा क्या, लैक्टिक एसिड बनेगा, और वो लैक्टिक एसिड क्या होगा, उसी के द्वारा दूध जो है दही में कन्वर्ट होकर चला जाएगा, और खुद इनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। जैसे एक बैक्टीरिया है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12, 8 के बाद 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, मतलब इस तरह जो है बढ़ता चला जाएगा। तो ये इस तरह ना। और दूसरा आपका अभी आप बताई थी क्या है इसमें, मेकिंग चीज। तो मेकिंग चीज में कैसे मेकिंग चीज बनाया जाता है? बैक्टीरिया का ही हाथ होता है, मतलब बैक्टीरिया भी इसमें होता है। अब वो बैक्टीरिया का नाम नहीं दिया हुआ है, तो वो भी ऐसे ही जाता है अपना फूड के लिए, लैक्टोज शुगर को जो है मिल्क से जो है कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड जो होता है, हाँ, वो क्या कहते हैं, वो ज्यादा होती है, मतलब उसमें जैसे उसमें कम प्रोड्यूस होती थी, इसमें लैक्टिक एसिड ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, दूध जो होता है फट जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं, जो उसमें लिक्विड होता है उससे क्या कहते हैं सॉलिड फॉर्म में वो अलग हो जाता है, बाकी कुछ सॉलिड फॉर्म आ जाते हैं, कुछ पानी, जिससे पानी अलग हो जाएगा, जो जमाया टाइप निकल आता है, हाँ, वो अलग हो जाता है। फिर उसमें थोड़ा कन्वर्टिंग करके इसमें मोल्ड यूज करके उसमें फिर क्या कहते हैं, उसको चीज में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे पक जाए, राइपन, पक जाए, और उसका स्वाद, उसका जो है थोड़ा स्मेल जो है अच्छी आ जाए। तो चलिए, इसके बाद आप बता रही मेकिंग वाइन और बियर और विनेगर, ये कैसे होता है? वाइन और जो क्या कहते हैं बियर होता है, ये दोनों क्या कहते हैं फंगी यानी कि ईस्ट के द्वारा बनता है। बाकी जो हमारा विनेगर, अच्छा, ईस्ट एक फंगी है, हाँ, तो फंगस के द्वारा बनता है। उसके अलावा जो हम लोगों क्या ये विनेगर होता है, ये बैक्टीरिया के द्वारा बनता है। अच्छा, तो सबसे अच्छा, बियर और क्या बोलते हैं वाइन, दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस पहले ये जान लें, उसके बाद में पूछो कैसे बनता है। हाँ, तो सबसे पहले इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है, दोनों फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है बाय ईस्ट। और जो हम लोगों का बियर होता है, डिफरेंस में इतना है कि बियर जो होता है वो क्या कहते हैं बाजरा, वीट और राइस के फर्मेंटेशन से बनता है। हाँ, अनाज में जो क्या कहते हैं उसमें क्या कहते हैं फर्मेंटेशन होता है, ये उससे बनता है। बाकी जो हमारा वाइन होता है वो क्या कहते हैं फ्रूट जूस जो होता है, फिर ग्रेप जूस कह सकते हैं, उसके फर्मेंटेशन से बनता है। मतलब फर्मेंटेशन दोनों में होगा, और दोनों ईस्ट के द्वारा होगा। लेकिन जो क्या कहते हैं फल है, फ्रूट है, या गन्ने के रस से भी बनाया जाता है वाइन, सुने हैं। महुआ के रस से, महुआ से बनाते हैं वाइन, तो इसमें फर्मेंटेशन होता है। और फर्मेंटेशन दूसरे में होता है, लेकिन उसमें जौ होना चाहिए, बार्ली बोलते हैं ना। और क्या था उसमें, वीट है, गेहूं, और राइस यानी चावल, इनसे भी बनाया जाता है। और इनसे जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बियर बोलते हैं। अब फर्मेंटेशन होता है, पहले बताइए फर्मेंटेशन है क्या चीज? फर्मेंटेशन ईस्ट के द्वारा होता है। फर्मेंटेशन में क्या होता है, जो शुगर होता है उसका ब्रेकडाउन हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है ये, मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन की
एब्सेंस में, यानी कि बिना ऑक्सीजन के जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो क्या कहते हैं ब्रेक डाउन हो शुगर का, उसमें क्या कहते हैं उससे उसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। उसमें प्रोड्यूस क्या होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और थोड़े अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, इसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं किण्वीकरण। किण्वीकरण अच्छा, नहीं मालूम है। तो ये फर्मेंटेशन है। और देख लीजिए यहाँ पर एक शराब है जिसको वाइन कहते हैं और दूसरा है बियर। बियर अनाज से बनता है और वाइन फल से बनता है। फलों से यानी फलों के जो जूस होते हैं जो उसमें मीठा होता है, ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज का स्वीट मीठा जो भी है, तो उससे जो है बनता है, क्या बनता है, शराब बनता है और अनाज से बियर बनता है। और आप इसी में एक चीज और बताई है जो विनेगर बनता है, यानी सिरका। विनेगर में एसिटिक एसिड कहा जाता है उसको। हाँ, उसमें एसिटिक एसिड ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये उसी से फिर वाइन बनता है। इसमें उतना मतलब वो नहीं बताया है, उसका प्रोसेस नहीं बताया गया है, बस इतना इतना बताया गया बुक में, कहते हैं एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो ये फर्मेंटेशन द्वारा ही होता है। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज सिरका जिसे बना दिए हैं, और शराब बनाने में, बियर बनाने में, यहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। बशर्ते जैसे कि इन्होंने बताया बियर बना रही हैं और वाइन बना रही हैं, दोनों में क्या चीज होता है, उसमें होता है ईस्ट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर सिरके की बात करें, यहाँ पे बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। सही है, बैक्टीरिया ही होता है ना, ये भी ईस्ट होता है, फंगस होता है, इसमें बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है सिरका में। और सिरके में जब इसमें फर्मेंटेशन होता है तो बनता है एसिटिक एसिड। लेकिन वहीं पर जो फ्रूट से ये भी बनेगा, जैसे गन्ने के रस से, आपका गन्ना का है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो गन्ना है, गन्ने के रस से दोनों चीज बनेगा। एक तरफ आप वाइन भी बना सकते हैं, शराब भी, और दूसरी तरफ सिरका बना सकते हैं। लेकिन जो शराब बनता है यानी कि वाइन बनता है, वो इसमें फर्मेंटेशन तो होगा, लेकिन किससे होगा, ईस्ट करता है। जब ईस्ट करेगा तो वहां पर बनेगा क्या, वाइन बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन उसमें जब बैक्टीरिया करता है बनाता है सिरका। संभवतः यही है ना, बहुत हम क्लियर भी नहीं है, लेकिन यही होता है। तो आगे आपके चैप्टर में मेकिंग पिकल, माने अचार बनाते हैं ना। सबसे पहले जो हमारा फर्मेंटेशन होता है, इसमें क्या कहते हैं, किसी ने डिस्कवर भी किया होगा, तो डिस्कवर लुईस पास्चर ने किया था 1857 में। 1857 में। अच्छा, 1857 में लुई पास्चर। हाँ। अच्छा, बहुत हम कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म है? चलिए। उसके बाद आपने पिकल्स बोला, तो फिर पिकल्स भी बैक्टीरिया ही बनाते हैं। अच्छा, मतलब कुल मिला के हम ये समझे कि जो अचार है वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मतलब मदद से बनाया जाता है। अच्छा, तो इसके बाद एक और आगे क्या है? आता है मेकिंग बेवरेजेस। अब बेवरेजेस एक बार थोड़ा सोचेंगे कि बेवरेजेस होता क्या है। तो बेवरेजेस जो होता है उसका यूज किया जाता है एक तरीके से, जैसे हमारी चाय की पत्ती हो गई, उसको उसके राइपिंग में, उसके पकाने में, उसमें क्या कहते हैं एरोमा और फ्लेवर लाने, मतलब उसमें स्मेल, अच्छी टेस्ट लाने में क्या कहते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या कहते हैं हाथ है, उनके द्वारा ही इसमें अच्छी से स्मेल और अच्छा टेस्ट आता है। मतलब एक सिंपल लाइन में, एक लाइन में अगर कहा जाए तो जो चाय की पत्तियां होती है, चाय की पत्तियों को पकाने में और उसमें जो महक आती है, सुगंध आता है कि भाई चाय बनती है, तो दूर से सुनते कहें वाह ताजा हो ले, प्रचार आता है ना। तो भाई चाय पीते हैं, थोड़ा सा स्वाद आता है, उसकी महक आती है, धुआं निकलता है। तो जो महक निकलती है मतलब उसका, तो उसको एरोमा कहा जाएगा। और जब उसको पियेंगे, टेस्ट लेंगे, तो उसको कहते हैं वाह मजा आ गया। तो क्या होता है उसका मतलब, वो चाय में जो महक आती है और जो उसका टेस्ट होता है, और जो पत्तियां अगर पकी रहेंगी तो दबाएगा ज्यादा, तो पकाने में और उसके टेस्ट और उसके सुगंध को लाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्पफुल होता है। ये कहने का मतलब है। और इसके साथ साथ और कहीं पे भी, और वैसे कोको हो गया, या मतलब कॉफी के जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी अच्छा इसका इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। चलिए, ये सब चीज फैक्ट्रियों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्रिस्टल के रूप में रख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे सीधी आंखों से, मतलब ऐसे नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो अब एक और चीज में दिखाई पड़ा, इम्प्रूविंग फ्लेवर ऑफ बटर। बटर के जो है फ्लेवर में भी इम्प्रूव करता है ये। हाँ, उसका यूज किया जाता है, जैसे बटर का जो फ्लेवर है वो अच्छा हो जाए, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। अच्छा, और क्या है बाकी? उसके बाद आता है टेंडराइजेशन ऑफ मीट, जिसमें क्या कहते हैं मीट जो हम लोग डायरेक्ट मीट लेते हैं या फिर कहते हैं कच्चा है,
तो वो क्या अच्छा, आप भी लेती हैं? नहीं, हाँ। मतलब मेरे दोस्त हैं उनसे मतलब बताया उन्होंने, हम्म। उससे कि जब वैसा लिया जाता है हाँ। तो वो बहुत टाइट होता है, अच्छा अच्छा, तो उसको स्मूथ करने के लिए, फिर उसको क्या कहते हैं, ढीला करने के लिए, मुलायम करने, हाँ मुलायम। मुलायम करने के लिए, हाँ। उससे हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मतलब हेल्प लिया जाता है, उसी हाँ, को ये इंडस्ट्री में, टेंडराइजेशन ये तो कहते हैं। इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं लोग ना, हाँ इसी को टेंडराइजेशन कहा जाता हाँ। है, कि जो डायरेक्ट मीट ले रहे हैं काफी टाइट हो जाती है, तो उसको टेंडराइजेशन में मतलब टेंडराइजेशन करते हैं, और वो एक प्रक्रिया है जिससे कि जो मीट जो है वो काफी मुलायम हो मुलायम हो जाती जाता है। है। ठीक है। और उसके बाद और इसमें आपका लिखा है प्रिपेयरिंग डो फॉर ब्रेड, इडली, डोसा एंड बटर्स, ये क्या है मतलब? मतलब जैसे हम लोग भटूरा बनाने के लिए, इडली, डोसा, ब्रेड बनाने के लिए डो भी रेडी किया जाता है। डो क्या चीज होता है? डो मतलब आटा बोल सकते हैं, जैसे गूथा हुआ आटा गूंथते हैं, हाँ। तो वो सब कह सकते हैं, उसी मतलब हम लोग डो कहते हैं। जैसे हम हाँ लोग तो आटा गूंथ लेते हैं, हम लोग लैंग्वेज में उसको गूथा हुआ आटा कहते हैं, इंग्लिश में उसको डो कहते हैं। अच्छा। तो फिर जैसे हम लोग ये नोटिस कर, जब घर पे भटूरा बनता है तो मम्मी लोग क्या करती हैं, भटूरा उसका आटा रेडी करने के बाद उसमें बेकिंग सोडा मिला लेती हैं, जिससे क्या होगा, वो क्या कहते हैं, जो डो होगा वो फूल जाएगा। तो बेकिंग सोडा क्या है? ये अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। हाँ। क्या कहते हैं, दूसरे पोर्शन पे आ जाएगा। हाँ। लेकिन अगर हम लोग इंडस्ट्री में ये चीज यूज किया जाता है, करते हैं इंडस्ट्रियल में, तो वहां पे ईस्ट का यूज किया जाता है। अच्छा, ईस्ट का इस्तेमाल हाँ, वहां करेंगे। पे ईस्ट अगर का यूज आटे किया में जाएगा। कुल मिला के हम कहें मैदा या आटे में हम्म। ईस्ट को मिला देते हैं, तो ईस्ट जब मिलाएंगे तो क्या होगा, वो ये फूल मुलायम हो जाएगा, जाता है, हाँ। फूल जाता है। अच्छा, छोड़ देंगे तो जिसे मान लो इतना बड़ा आटा है, फूल कितना बड़ा हो जाएगा, चिटकने लगेगा, मतलब मुलायम हो जाएगा, मेरा कहने हाँ, का उसके मतलब अंदर एयर फिल हो जाती है। है एयर उससे। फिल मतलब कैसे? क्योंकि जो हमारा क्या कहते हैं ईस्ट होता है, वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। उसमें क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। जब वो क्या कहते हैं अंदर रेस्पिरेशन करता है, फर्मेंटेशन करता है, तो अल्कोहल भी प्रोड्यूस होगा। थोड़ा खट्टा हो जाएगा मतलब आटा, हाँ। एसिड हो जाएगी ना हल्का। हाँ, वो तो आना ही है, अगर वो होगा हाँ। तो इसके अंदर एसिड अल्कोहल प्रेजेंट होना है। एल्कोहल बनेगा, हाँ, एसिड नहीं। हाँ, उसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही फिल हो जाती है, जिसके कारण आटा फूल फूल आता है। आता है। अच्छा, इसलिए ये कहते थे कि बात ये है। सब डेंजरस होते हैं, और मतलब कुछ देर बाद हानिकारक होते अगर हैं। ऐसे पड़ा रहे तो बदबू भी देने लगेगा भाई, स्मेल भाई, हाँ, क्योंकि उसमें जो उसमें अल्कोहल है। हाँ, तो अल्कोहल बनेगा, धीरे धीरे उसका स्मेल भी आना शुरू कर देगा, बहुत देर तक पड़ा रहेगा तो सड़ने लगेगा कुल मिला के आटा। तो अच्छा, तो ये जो हमारा ब्रेड बनता है, हमारा जो भटूरा बनता है, और क्या इडली उडली है, हाँ, ये सारी चीजें जो है इस तरह सड़ा के बनाते हैं, है ना? नहीं, अगर घर पे उससे बेकिंग सोडा यूज किया जाता है तो हो सकता है उस ज्यादा ना तरीके सड़े, से ना आए। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत नुकसान करता है, इसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड उसी कारण फूलता है। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा हम भी समझ नहीं पाते हैं, थोड़ा समझा रहे हैं। इसके बाद आपके बुक में देख रहे हैं एल्गी एज सोर्स ऑफ फूड, ये क्या चीज है एल्गी एज सोर्स ऑफ फूड? थोड़ा हमको समझाइए, एज सोर्स ऑफ फूड मतलब जो एल्गी है वो एक फूड का सोर्स है। अब मतलब एल्गी हम लोग क्या कहते हैं, फूड की तरह उसको लेते खाते यूज करते, जैसे हम लोग आलू भिंडी ये सब खाते हैं फूड के सोर्स तरीके से, उसी तरह क्या कहते हैं अब एल्गी भी खाएंगे फूड की तरह, इसको भी लिया जाएगा। जैसे क्योंकि एल्गी जो होता है, मैंने आपको जैसे पिछले वीडियो में ही बताया था कि जो एल्गी होता है वो जापान और चाइना में क्या कहते हैं उसको खाया जाता है करंटली, उसी तरह इसमें दिया गया है कि अगर जापान और चाइना उसको करंटली उसका यूज किया जाता है फूड मतलब के इसमें लिए, जो है क्योंकि उसमें होलसम मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जिसे एल्गी बताएं आप, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तो ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ फूड है। हाँ, तो आने वाले समय में क्या, अभी आप बता रहे हैं कि अभी जापान में, चीन में इसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, बहुत शौक से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, तो और सारी चीजें। और जैसे क्या कहते हैं हमारे एल्गी जो होता है, सबसे ये जाने जो हमारे क्या कहते हैं सी वाटर जो होता है, सी होता है उसके अंदर लिविंग बीइंग, यानी कि जैसे क्या कहते हैं फिश हो गई, और भी एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले एनिमल्स रहते हैं, इसको एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। हाँ, जो क्या कहते हैं कुछ होते हैं ना कि वेजिटेरियन उसमें भी होता होगा, नॉन वेजिटेरियन कुछ प्लांट्स भी खाते हैं, तो वहां पे लोग सी फूड होता है, फिर कह सकते हैं सी वीड्स होते हैं, एल्गी होते हैं, वो उसको खाते हैं, उसका नाम फाइटोप्लैंक्टन। हाँ, फाइटोप्लैंक्टन और डाइएटम्स जो है, ये दोनों क्या कहते हैं एक एल्गी ही है। हाँ, एल्गी है जो कि सी वीड्स भी कहा जाता है, जो इसका यूज करते हैं, वो क्या कहते हैं याद कर एक्वेटिक लीजिए, एनिमल्स। फाइटोप्लैंक्टन
और डाइएटम्स, Diatoms। दो नाम याद कर लीजिए। दोनों एल्गी हैं और दोनों को जो समुद्री मछलियां हैं वो लोग उनको खाते हैं। मछलियां ही नहीं, बहुत सारे और जो है जो जीव हैं या बहुत सारी जो वनस्पतियां हैं वो लोग, वनस्पतियां भी खाती है ना इनको। अब इतना तो नहीं दिया है। एक्वेटिक एनिमल है तो वनस्पतियां हैं, जैसे कि ये तो हाइये है, इसको कहाँ खाई वनस्पति है ना। तो जो डाइएटम और फाइकोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, तो ये फाइटोप्लैंक्टन और डाइएटम का इस्तेमाल फूड के रूप में जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुछ है? और क्या कहते हैं, जो हम लोग कैटल फीडिंग यानी कि को बोलते हैं ना, फिशिंग करते हैं, तो उसमें ये लोग ये एल्गी का यूज करके फिशिंग करते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद आता है, एक होता है अगर अगर, ये एल्गी जो कि रेड एल्गी से पाया जाता है। अगर अगर, जिसका यूज हम लोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं, जेलेटिन बनाने में करते हैं, जेलीज बनाने में, पुडिंग्स बनाने में यूज करते हैं। क्या अगर बनाने में? जेलेटिन, आइसक्रीम, जेलीज और पुडिंग्स। पुडिंग। हाँ। पुडिंग क्या होता है? पुडिंग एक टाइप का समझ सकते हैं, वो केक जैसा ही होता है, बट वो केक मैं कंफर्म बता नहीं सकती हूँ, बट वो देखी थोड़ा हो, केक खाई जैसा हो, नहीं होता खाई है। हो? नहीं नहीं। अच्छा, नहीं खाई, पढ़ी हो केवल। हाँ। चलिए, पुडिंग है, जेली है, आइसक्रीम है और आइस- जेलेटिन। जेलेटिन, इन सबको बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं अगर 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 का। और जो कहाँ से मिलता है? रेड एल्गी से एल्गी मिलता से। है। तो वही सिंपल सी बात है, जो कि एक अगर अगर पदार्थ है जो कि रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। इस अगर अगर नामक जो पदार्थ है उसका इस्तेमाल जेलेटिन बनाने में और आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने में, जेलीज और पुडिंग। जेलीज और पुडिंग। पुडिंग बनाने में किया जाता है। तो कुछ चीज हम नहीं समझ पाते हैं, अगर आप समझ रहे हो तो इसको थोड़ा कमेंट में आप करके कमेंट से हमको समझाने का प्रयास करिएगा, पुडिंग बारे में जो लोग जानते हो। और इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा क्या कहते हैं, एक है क्लोरेला। क्लोरेला जो है ये भी एक एल्गी है, जो कि जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी पॉपुलेशन के बढ़ते तौर पे ये देखा जा रहा है कि आने वाले टाइम पर ये क्लोरेला एल्गी भी हमारे फूड का एक सोर्स बन जाएगा। अच्छा, जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इतना जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी तो खाने पीने की कमी हो जाएगी, पीने की नहीं खाने की। तो जब खाने की जब कमी हो जाएगी तो उस समय जो एल्गी है, जो नाम लिए क्लोरेला, उसका भी इस्तेमाल आने वाले समय में हो सकता है फूड के रूप में करना शुरू करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, इसमें प्रोटीन्स भी होती है। तो ये सारी चीज़ अगर भरपूर है तो लेने में क्या दिक्कत है। इसके अलावा एक सोडियम कंपाउंड भी पाया जाता है। हाँ, सोडियम कंपाउंड पे क्या कहते हैं, एल्गी से पाया जाता है, जिसका यूज करते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आइसक्रीम को स्मूथ बनाने में, और क्या कहते हैं, सैलेड की जो ड्रेसिंग होती है उसको थिक करने में। अच्छा अच्छा। और कुछ है? बाकी क्लोरेला जो होता है उसमें मतलब मिनरल्स बहुत ज्यादा ही पाए जाते हैं, और वो फ्रेश वाटर में मिलते हैं हम लोगों को। अच्छा, इतना है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इसके बाद फंगी भी। हाँ, फंगी भी एक फूड ये एल्गी थी अभी तक जो बात कर रहे थे हम। अब फंगी के बारे में बात करेंगे। हाँ, फंगी तो नॉर्मली हम जानते हैं, इस टाइम मशरूम भी सब खाते ही हैं, ये भी एक तरीके से फूड का सोर्स है। एक तरीके से क्या फूड का सोर्स है काफी महंगा आता है। 200 ग्राम पैकेट इस समय 40 रुपए में आ रहा है, कभी 40 है, कभी मतलब 45 में, कभी 35, कभी 30। इस समय 40 रुपए में 200 ग्राम का पैकेट आता है, तो लोग खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो सोर्स सही है, स्वादिष्ट भी है। हालांकि लोग एनर्जी के रूप में कम ही यूज करते हैं, स्वाद के लिए ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मशरूम की सब्जी। हाँ, इसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत अच्छा प्रोटीन के लिए। और दूसरा आपका क्या है? उसके बाद आता है हम लोगों का मेडिसिनल, क्या कहते हैं, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेडिसिन के तरीके से, किस तरीके से वो हमारे लिए अच्छे, मतलब कुल मिलाकर दूसरा हम जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब दवाइयां बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसको पढ़ेंगे। तो इसमें कौन सी दवाई का इस्तेमाल होता है? जैसे इसमें भी डिवाइडेड है थोड़ा, जैसे एंटीबायोटिक्स हो गया, फिर वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसके बाद फिर आया है क्या कहते हैं, विटामिन बी की सिंथेसिस। अच्छा, 3 टाइप ऑफ पार्ट। एक है जो एंटीबायोटिक है उसके निर्माण में, और दूसरा है वैक्सीन के निर्माण में, और तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किया जाता है या वो करता भी है ना। तो मेडिसिन जैसे बना रहे हैं, मेडिसिन में हमारा जो एंटीबायोटिक है और वैक्सीन है उसका तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके बनाते हैं। लेकिन जैसे बी कॉम्प्लेक्स का जो सिंथेसाइज होता है तो वो जो है एक्चुअली वो हमारे इंटेस्टाइन में होता है। वहां पर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हम उसका इस्तेमाल नहीं करते, वो स्वयं बनाता है ना। तो चलिए हम अब की बार यहाँ सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स।
है ना। तो प्रिपरेशन आप एंटीबायोटिक बताइए क्या होता है। जैसे कुछ मैं आपको एंटीबायोटिक के नाम बताती हूँ, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, और क्या कहते हैं ऑरोमाइसिन हो गया, इरेथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, और क्लोरोमाइसिटीन हो गया। ये सब क्लोरोमाइसिटीन, एजिथ्रोमाइसिन, ऑरोमाइसिन, आयरोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन का तो हम लोग खूब नाम सुने हैं। जब कोरोना आया था उस समय डॉक्टर सीधे सीधे बताते थे भैया आप विटामिन सी ले लीजिए, पैरासीटामॉल ले लीजिए और एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए, कुछ और भी दवाई दे देते थे। तो वैसे आप देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक होता है, जब किसी को बुखार होता है 1-2 दिन पैरासीटामॉल खाने के लिए कहते हैं, उसके बाद फिर एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक में अमूमन देखा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन ज़्यादा देते हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है भाई ये बैक्टीरिया से बीमारी हो रहा है, वायरस से बीमारी जो हो रहा है। उस सिचुएशन में क्या करते हैं, कहते हैं भैया ऐसा है कि बुखार जो है उतरने वाला नहीं है ये, इसके लिए कम से कम बुखार की दवा के साथ साथ आपको एंटीबायोटिक दवा ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पर इनके बुक में 4-5 एंटीबायोटिक नाम बताए हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लोरोमाइसिटीन है और ऑरोमाइसिन है। तो और इसके बारे में कैसे, इसका मतलब किससे बनता है या पता ये बैक्टीरिया और फंगी से बनाया जाता है, मतलब फंगस और बैक्टीरिया से बनता है, एंटीबायोटिक बनाया जाता है। उसके बाद एक सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था उसका नाम है पेनिसिलिन। था, अब नहीं है? नहीं है। अच्छा। सबसे पहले इसको बनाया गया था। तो जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाया गया था उसका नाम है पेनिसिलिनियम। पेनिसिलिन है। अच्छा, पेनिसिलिन है। हाँ, और वो फंगी से बना है जिस फंगी का नाम है पेनिसिलिनियम नोटाटम। अच्छा, थोड़ा समझिए, पहला जो एंटीबायोटिक बना है उसका नाम है पेनिसिलिन, और वो जो बना है वो पेनिसिलिनियम नोटाटम नामक फंगस से बना है। किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। देखिए, ये हम इसलिए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सबसे पहले, भैया हम कहें कि जो एंटीबायोटिक बनाने वाले जो सबसे पहला एंटीबायोटिक बनाया गया था किसने बनाया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे। कब बनाए थे? 1929 में। 1929 बनाए थे। और उस एंटीबायोटिक का क्या नाम है? तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीनेशन, है ना। तो वैक्सीन जो है उसका प्रिपरेशन किया जाता है। एक तरह से उसमें वैक्सीन होती है, एक तरह से हमारी बॉडी में पैथोजेंस डाला जाता है। मतलब पैथोजेंस जैसे कोई बीमारी है। कुल मिला के 2 चीज समझिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक बनाने में और वैक्सीन का बनाने में यूज किया जाता है। उसके पहले ही ये एक एंटीजन होता है। हाँ। तो एक्चुअली इतना ही समझिए कि अभी कोरोना आया था, तो कोरोना में जो कोरोना का वैक्सीन था वो कब लगाया गया या किस टाइप के व्यक्तियों को लगाया गया? जो स्वस्थ रहे उनको लगाया गया था। एंटीबायोटिक हम इतना जान पा रहे हैं, ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, इतना समझ पा रहे हैं जितना आपको समझना जरूरी है ना, कि एंटीबायोटिक जो होता है उसका इस्तेमाल जब आदमी बीमार होता है तब करते हैं, लेकिन वहीं पर जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब व्यक्ति स्वस्थ होता है। जितने लोग बीमार थे, जिसको बुखार था, जिसको या हम कहें कोरोना हो गया था, उनको वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा था। जो स्वस्थ थे उनको ही वैक्सीन लगाया जाता था। इसीलिए जो है कभी भी वैक्सीन जब वैक्सीनेशन होता था या होता है तो उनके शरीर में इसको मतलब यूज किया जाता है या उनको लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है जो स्वस्थ रहते हैं, है ना। तो कुल मिला के हम इतना कहें कि जो वैक्सीन है, वैक्सीन के निर्माण में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। तो जो हमने आपको ये भी बताया था, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो क्या कहते हैं हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको सिंथेसाइज करता है। उसका नाम है एस्चेरिचिया कोली। एस्चेरिचिया कोली। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था ना, एस्चेरिचिया कोली जो कि मैंने आपको बैक्टीरिया में बताया भी था कि कितने मिनट में रिप्रोड्यूस होता है। तो आप कमेंट में बताइए कि कितने मिनट में ये रिप्रोड्यूस होता है। अच्छा, एस्चेरिचिया कोली जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। और वो क्या होता है कि वो जैसे कि अब बैक्टीरिया आप जानते हैं उसमें जब रिप्रोडक्शन होता है तो मतलब अपने जैसे जो है रिप्रोडक्शन में क्या होता है, अब ये तो हम नहीं बताए ना, न बताया ना कितने मिनट में होता है। नहीं ये तो कुल मिला के जो है वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। तो वो ये कह रही हैं कि
वो उसकी मतलब कितने मिनट में वो 1 से 2 होता है, 2 से 4 होता है, ये थोड़ा आप कमेंट करके बताएं। अगर जिन लोगों ने वीडियो को देखा हुआ जरूर कमेंट कर सकते हैं, बता पाएंगे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि आप बता पाएंगे। इसके बाद आप इंडस्ट्रियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताइए। इसमें क्या आता है, लेदर मतलब जो लेदर्स होते हैं वो जैसे हम क्या होता है उसको, टैनिंग ऑफ लेदर। हाँ, टैनिंग ऑफ लेदर जो होता है उसमें होता है कि जो हम लोग किसी भी एनिमल, हम लोग तो नहीं, जो लोग करते हैं उनका क्या कहते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, तो उसके बाद लेदर की कहते हैं बैग्स बनते हैं, पैंट सॉरी वो बेल्ट वगैरह बनती है, तो उसके लिए लोग डायरेक्ट वैसा लेदर शूज बनते हैं, सैंडल बनते हैं। हाँ हाँ, डायरेक्ट वैसा यूज नहीं करते, तो उसमें थोड़ा चेंज, मतलब उसको वैसे करने के लिए जैसे थोड़ा और सॉफ्ट बन जाए, हाँ, मुलायम बन जाए, है ना। हाँ, उसके लिए यूज किया जाता है, तो उसी टैनिंग कहा टैनिंग कहा जाता है। और दूसरा क्या है? दूसरा आता है क्या कहते हैं, फाइबर्स होते हैं, क्या रेटिंग ऑफ फाइबर्स होता है। उसमें रेटिंग ऑफ फाइबर्स में क्या होता है, जो हम लोग जैसे जूट है, उसमें जो जूट का प्लांट होता है उसको हम लोग क्या पानी में भिगो कर कुछ टाइम तक रख दिया जाता है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो उसमें क्या कहते हैं, उसको अपना जो उनका फूड होता है एक तरीके से कह सकते हैं, उसको लेते हैं, तो फिर उसके जो फाइबर्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग अलग हो जाते हैं, देखिए मैं तो इसको किया हूँ, फैक्ट्री कारखाने में तो नहीं किया हूँ। जब हम पहले छोटे थे तो हम लोग गांव में रहते थे, उस समय लोग काफी किसान जो है जब गन्ना की बुआई करते थे तो गन्ना के चारों तरफ खेत में क्या करते थे, ये जो जूट का प्लांट है जिसको हम लोग पेटुआ कहते हैं, अभी बहुत सारे लोग जानते होंगे पेटुआ, उसको बुआई की जाती थी। जब बड़ा होता था तो इसी समय बरसात के समय में ही उसकी कटाई की जाती है। कटाई करने के बाद क्या करेंगे, उसको हम पहले उसकी जो छोटे छोटे ब्रांच होते हैं उसको अलग कर देंगे, मतलब उसको साफ कर लेते थे। उसको फिर उसको गट्ठर बांध के पानी में, तालाब उलाब है उसी में लेके जाके जमीन में गाड़ देते थे, पानी में डूबा रहता था। जब डूबा रहेगा तो उस समय डूबने के बाद क्या उसमें जो बैक्टीरिया है वो उस पर वर्क करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब उसको वो धीरे धीरे क्या करेंगे, उसको सड़ा देंगे, ठीक है। और सड़ाने के बाद उसके जो रेशे हैं सब अलग हो जाते हैं, तो उसको हम लोग निकाल के धो के अलग कर लेते थे। उसके बाद फिर रस्सी बनाओ, जो मर्जी आप बना सकें, जिससे हम लोग तो रस्सी बना लेते थे, जिससे चारपाई बनाया जाता था और बांधने के लिए और सारे भी सामान बनाए जाते थे। उससे फिर आप बोरी बना सकते हैं, बैग बना सकते हैं, जूट की सारी चीज बना सकते हैं। तो इसी को बोलेंगे रेटिंग, है ना। रेटिंग आप क्या है, फाइबर। हाँ। तो ये रेटिंग ऑफ फाइबर इसे कहा जाता है। तो ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। तो इसके बाद है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बात हमको समझिए क्या मतलब है, हम तो पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सीवेज डिस्पोजल, ये क्या चीज होता है? सीवेज डिस्पोजल मतलब जो ऐसे सीवेज कह सकते हैं, जो ऐसे चीजें जो हमारे यूज के लिए नहीं है, यूजलेस है, या फिर कह सकते हैं ना, कहते हैं कि यार सीवेज गंदा मत करो, भरो मत, कहते हैं नाले वाले जो सीवेज है, कुल मिला के सीवेज का डिस्पोजल कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेंगे कहेंगे वो प्राकृतिक रूप से यानी क्या कहते हैं नेचुरली उसका डिस्पोज हो रहा है। तो फिर उसका जब वो डिस्पोजल करते हैं, जो क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उसका जो डिस्पोजल होता है उसका यूज हम लोग सॉइल फर्टिलिटी के लिए भी यूज कर लेते हैं। तो इसी किसी के बता सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या कहते हैं, सेवेज जो होता है उसको डिस्पोजल में मतलब हाँ, जिससे उसको थोड़ा जान सकते हैं, जैसे कि अब डिस्पोजल के बाद जब मैटर मिलता है तो उसका यूज हम लोग क्या कहते हैं मैन्युअर के तरह यूज कर लेते हैं। मैन्युअर की तरह जो हम अपने जो है जो हमारा एग्रीकल्चर खेत में, हाँ खेत में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद लिखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट, ये जो पर्यावरण है उसको साफ करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही जो हमारा पर्यावरण है वो साफ सुथरा रहता है। हाँ, जैसे क्या कहते हैं, पेड़ पौधे हैं कट गए या फिर गिर गए किसी कारण, तो धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं। तो एक तरीके से एनवायरनमेंट साफ हो रहा है। या फिर कहीं कोई जानवर मर जाता है तो पड़े पड़े धीरे धीरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको खाने लगते हैं, उसको डिकम्पोज करने लग जाते हैं। तो एक तरीके से वहां पे भी क्या करते हैं, ये भी एनवायरमेंटली भी मतलब सब क्लीनिंग करते रहते हैं, साफ सुथरा करते हैं। ठीक है। और एक चीज इसमें और हम देख रहे हैं, आपके बुक में लिखा है रिसाइकलिंग ऑफ मैटर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये थोड़ा समझा पाओगे, नहीं समझा पाओगे इसको? जैसे मतलब रिसाइकलिंग करना किसी भी मैटर को क्या कहते हैं, नेचुरली, जैसे एक तरीके से बोल सकते हैं नाइट्रोजन साइकिल में भी बोल सकते हैं। जिसे एक समझ लो कि कोई जानवर मर गया है, अब मर गया है तो उसको डिकम्पोज कर रहा है। उस जानवर के शरीर में बहुत सारी चीज है,
कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन, हम ये ना कहें कि उसके शरीर में बहुत सारी चीजें, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, सब कुछ है ना। अब उसमें भी कैल्शियम भी है, और जहां तक बात हमने कहा नाइट्रोजन भी है, मरने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, ऑक्सीजन भी, माने सारे मिनरल्स हैं, गैसें हैं। अब वो क्या है, जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा बाहर, नाइट्रोजन भी निकल जाएगा, है कि नहीं, वाटर है वो भी वाष्प होके सड़ के जो उससे निकल जाएगा बाहर, है ना। और फिर क्या होगा, उसके जो कैल्शियम अलग निकल जाएगा हड्डी उड्डी के रूप में। तो इस तरह जो जो भी कुछ है उसमें शरीर में सब निकल के अपने आप सब समाप्त हो जाएंगे, फिर अपने अपने जगह चले जाएंगे। ये तो नहीं कहा जा सकता कि सही है, यही कहा जा सकता है, ये रिसाइकलिंग होगा। अच्छा, आगे क्या लिखा है, लिखा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिट्टी की उपजाऊपन को इम्प्रूव करता है ना, इंक्रीज लिखा है, उनको बढ़ाता है, करता है। हाँ, तो कैसे ये बढ़ाता है? जैसे हम लोग शॉर्टली बता देते, जो नाइट्रोजन साइकिल होता है, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, एक बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, एक साइमो बैक्टीरिया जो होता है, साइनो बैक्टीरिया जो होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ये सभी क्या कहते हैं, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में क्या कहते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई, और जब वो उसे फिक्स करेंगे तो फिर प्लांट को जब नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको ले सकता है। तो उसी तरह क्या कहते हैं कि जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए, फिर साइमो बैक्टीरिया हो गए, राइजोबियम बैक्टीरिया हो गए, ये कुछ क्या कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो कि क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन में या फिर कह सकते हैं सॉइल फर्टिलिटी में मतलब इंक्रीज करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक, बस इतना ही। लेकिन इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो रहेगा वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग को बीमारियां होती हैं। हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारे जो सब्जियां वेजिटेबल है, उनमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और जो हमारे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, उनमें बीमारियां होती हैं। तो उस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो को आपको कैसे लगा आप कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। बस इतना ही, नमस्कार।